आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। कहते हैं किसी भी शहर की पहचान उसके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से होती है। लेकिन अगर जम्मू के जनरल बस स्टैंड कम मल्टी लेवल कार पार्किंग को देखा जाए तो हालात बद से बदतर हैं। 213 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड आज जेडीए और जम्मू नगर निगम की नाकामी की भेंट चढ़ चुका है। जी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की टीम ने जब जम्मू के जनरल बस स्टैंड का दौरा किया तो हालात बेहद खराब पाए गए। बस स्टैंड अहाते में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। खुले में शौच की गंदगी है और लंबे वक्त से सफाई न होने की वजह से वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि ये बस स्टैंड जेडीए के जरिए बनाया गया था और अब पूरी तरह से आवाम को वक्फ किया जा चुका है। यहाँ से न सिर्फ जम्मू बल्कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए बसें चलती हैं। रोज़ाना 400 से 500 बसें यहाँ से मुख्तलिफ जगहों के लिए रवाना होती हैं और हज़ारों मुसाफिर सफ़र करते हैं। लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि बस स्टैंड में फैली गंदगी और बदबू की वजह से लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। वॉशरूम की हालत बेहद ख़राब है और पीने के पानी की सर्विसेज भी पूरी तरह से बर्बाद है। यहाँ तक कि बस स्टैंड के अंदर खड़ी बसों में बैठना भी मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों का इल्ज़ाम है कि ना तो जेडीए और ना ही नगर निगम सफाई और रखरखाव पर ध्यान दे रहा है, जबकि बसों से बस स्टैंड में एंट्री के लिए फ़ीस वसूली जाती है। इसके बावजूद ना सफाई होती है और ना ही सही मैनेजमेंट। लोगों ने सरकार से अपील की है कि जिस तरह दूसरी रियासतों में बस स्टैंड की साफ़ सफाई होती है उसी तरह जम्मू के इस बस स्टैंड की भी देख रेख की जाए। बेकार महसूस होता है, गंदगी डली होती है, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई होती नहीं है। इधर जम्मू स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है तो जम्मू स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट सिटी तो दिखती ही नहीं है। क्या स्मार्ट सिटी है? कचरों के ढेर लगे हैं, इधर देखो, सारे देखो, हर जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। वो तो सोचते हैं है ही गंदगी है इधर, वो क्या सोचेंगे? बाहर जाओ, बाहर के बस स्टैंड में जाओ तो साफ़ सफाई इतनी है कि दिखता नहीं है। दिल्ली में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, पंजाब में तो सफाई होती रहती है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में सफाई होती रहती है। हम लोगों की तो सेल है ही नहीं, बिल्कुल ग्राहक तो यहाँ है ही नहीं है। यहाँ तो वो पोजीशन है हम लोगों की, हम क्या बताएं। अगर यहाँ तो एक भी कस्टमर हमारे पास नहीं है, पूरे दिन में हम तो वेट करते रहते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आएगा। अब किसी दुकान को देख लो, यहाँ पे दुकानें खुलती हैं और दूसरे दिन बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ कस्टमर ही नहीं है। जब कस्टमर नहीं है तो काम कैसे चलेगा? मेरे को तो लगता है यहाँ सफाई 15 दिन के बाद कहीं एक बार नंबर आता है, लेकिन चार्जेस देखो, बसेस अंदर आ रही हैं, वो पे कर रही हैं, वो अपना चार्जेस पूरे पे कर रही हैं, लेकिन सफाई का नाम नहीं है। ये बहुत अब समझाते हैं, लोगों को सुनते नहीं है। लोगों को मना भी करते हैं, ये बात नहीं सुनते, लोग लड़ने को आते हैं। फिर इधर बहुत काफ़ी देर हो गई, 2-1.5 महीना हो गए, इधर सफाई करते नहीं। कोई आते हैं उधर पीछे करते नहीं है, तो बीच में कर देते हैं, उधर पीछे नहीं होता। वो आते हैं, वो देखते हैं, इनको मना करना चाहिए, इनको सफाई करनी चाहिए जो उनकी ड्यूटी है जिनकी। तो आगे करते थे, पीछे करते नहीं ना, उनका नहीं होता है। वो इधर रात को क्या पता लगता है कौन फेंकता है। अगर इधर बसों में बैठते बदबू आती, लोग बोलते हैं ये क्या है, ये बस स्टैंड है क्या है। तो सामने ये जो कुछ देखो ना कितना गंद पिया थे। इधर लोग पेशाब शरीर मुश्किल थे बिच किधर जाइए, क्या करिए? सुनाई तो किसी की है नहीं। सवारी आते मारे तो गड्डी कटो, क्या खिलौना वाला गड्डी कटो, ये गड्डी अगे लाइए तो अगे जाम लगी था। मुश्किल तो है, अस क्या कर सकते हैं? किसी भी शहर की तस्वीर उसके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को देख करके इमेजिन की जा सकती है कि अगर ये जो संस्थान है कितने साफ़ सुथरे या विकसित है तो उसी तर्ज पे शहर भी विकसित और साफ़ सुथरा हो सकता है। लेकिन बहुत दफ़ा इन्हीं जगहों से ही पता चलता है कि शहर के साफ़ सफाई का किस तरह से रखरखाव वहाँ की एजेंसीज करती हैं और कितना शहर साफ़ सुथरा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको एक तस्वीर जम्मू के जनरल बस स्टैंड का मल्टी लेवल कार पार्किंग कॉम्प्लेक्स की दिखाने जा रहा हूँ, जो कि लगभग 213 करोड़ की लागत में बनके तैयार हुआ था और अभी के समय में बस स्टैंड जो है फंक्शनल है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं और ये आपको अलग अलग बेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। बेस यानी वो जगह जहाँ पर बस खड़ी की जाती है। कचरा आपको भरपूर नज़र आ रहा होगा। इस तरफ देखेंगे, इस वाले बे पर दुनिया भर का कचरा है। सामने इंक्वायरी ऑफिस है, साथ में वेटिंग रूम कम टिकट सेंटर, क्लॉक रूम है
उसके बाहर के ये 2 बे हैं। अब आप यहाँ से एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, ये सिर्फ 2 बे हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्पॉट्स हैं जहाँ पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट की बसेस खड़ी होती हैं, चाहे वो पंजाब रोडवेज़ हो, उत्तराखंड रोडवेज़ हो, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो, हिमाचल रोडवेज़ हो, इन सब की बसें खड़ी होती हैं। साथ ही साथ जम्मू संभाग के अलग अलग ज़िलों में चलने वाली बसें भी यहीं पर खड़ी होती हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। लोगों ने जगह जगह यूरिनेट किया है, जबकि यहाँ पर जो वॉशरूम है उनकी भी हालत बद से बदतर है। पानी के लिए यहाँ पीने के 4 फ्रिज तो लगाए हैं, लेकिन शायद ही कोई उनसे हाथ भी धोना पसंद करे, इस तरह के सूरत हाल है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, जहाँ पर ये बस स्टैंड है, यहाँ से महज 100 या 150 मीटर की दूरी पर जम्मू नगर निगम का हेडक्वार्टर है, यानी कि यहाँ पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स बैठते हैं और पूरे जम्मू की जितनी भी साफ सफाई है या नगर निगम के जितने ऑपरेशंस हैं सबका संचालन करते हैं। वहीं इस बिल्डिंग की बात करें, ये जम्मू डिविजनल अथॉरिटी के अंडर है, लेकिन किस तरह से जेडीए यहाँ रख रखाव कर रहा है या साफ सफाई की जिम्मेवारी कैसे जम्मू नगर निगम यहाँ पर निभा रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। बुरी हालत है यहाँ पर, बहुत बुरी हालत है। और अब यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है, अगर कोई यात्री बाहर से जम्मू के बस स्टैंड से कोई बस को बोर्ड करने के लिए आता है, तो यहाँ की तस्वीरें देख करके वो शहर की क्या एक इमेज बनाएगा अपने मन में कि बस स्टैंड इतना गंदा है तो शहर की क्या हालत होगी। आपको दीवारें नजर आएंगी, जगह जगह लोगों ने उसको भी गंदा किया हुआ है, बुरी हालत है यहाँ पर। और जब यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं तो उसमें जब लोगों को बैठ करके इंतज़ार करना पड़ता है बस के चलने का, तब तक यहाँ पर लोगों का बैठना दूभर हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। दिन हो रात हो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, लोग नशे तक करते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी इस पूरे परिसर में फैली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 213 करोड़ की लागत से एक परियोजना बनके तैयार हुई, शहर को एक मॉडर्न बस स्टैंड मिला, लेकिन उसका रखरखाव ऐसा है कि यहाँ पर कोई आके गाड़ी में बोर्ड करना तक पसंद ना करे। ओवरऑल ये तस्वीरें ऐसी हैं, सवाल जेडीए पर उठते हैं, जम्मू नगर निगम पे उठते हैं, लेकिन लोगों की लाचारी कहीं ना कहीं इस गंदे बस स्टैंड से यहाँ से सफ़र करने को वो मजबूर है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट। और इसी बात जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लंबे वक्त से मकामी लोग परेशान हैं और अब नाराज़गी उनकी तरफ से जाहिर की जा रही है। जाहिर है बस स्टैंड बेहद खस्ता हालत में है, लेकिन जिस तरह इसकी हालत बनी हुई है लंबे वक्त से, क्या इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई रुख देखने को नहीं मिला? इंतजामिया की तरफ से कोई ध्यान इस पर नहीं दिया गया है? सदर अगर हम पर्टिकुलर बस स्टैंड की बात करें तो ये जम्मू डिवीजनल अथॉरिटी के अंडर पूरी बिल्डिंग है। और जब हमने लोगों से बात की, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इसकी मैनेजमेंट के लिए कई टेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे, उसके तहत यहाँ पर 10 टेंडर आवंटित किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या सफाई के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हुआ तो सफाई क्यों नहीं होती है? लोगों ने कहा कि जब बसेस बस स्टैंड प्रीमिसेस के अंदर आती हैं तो उनसे 50 रुपीज पर बस का चार्ज दिया जाता है, और उसके बाद वो जितनी देर बस स्टैंड प्रीमिसेस में रहती हैं तो उस अकॉर्डिंग एग्जिट पे उनको पैसे देने पड़ते हैं। 400 से 500 बसेस यहाँ से रोज आती हैं और आगे चली जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, वो पैसा यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वहाँ पे लगभग 1300 गाड़ियों की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खड़े होने की व्यवस्था है। वो पार्किंग भी वहाँ पर वो अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। वहाँ पर भी देखा गया है कि कई दफा लोग नशा करने के लिए नशे की चीजें वहाँ मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो नीचे जनरल बस स्टैंड है वही इस तरह की हालत में है कि जो पैसेंजर आते हैं जिन्होंने बुक करना होता है उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है। टिकट काउंटर्स की बात करें, अंदर साफ सफाई नहीं है, कोई जमीन पे जैसे फर्श होते हैं उनकी साफ सफाई नहीं कर रहा है। शौचालय जो है वहाँ पर स्वीपर जरूर बैठे हैं, लेकिन अंदर भी इतना साफ सुथरा नहीं है। पीने के पानी के फ्रिजेस बुरी हालत है, और उसके अलावा जगह जगह लोगों ने वहाँ पर आप कह सकते हैं कि गंदगी फैलाई हुई है, यूरिनेट किया हुआ है। और यकीनन अगर ये प्रीमिसेस पूरा मॉनिटरिंग के अंडर हो, इस पर निगरानी करने वाली एजेंसी नजर रखें, कैमरों के जरिए देखें, कैमरे भी लगे हैं लेकिन कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो उस कारण लोग तो गंदगी मचाते हैं। कहीं ना कहीं सिविक सेंस का भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? और बड़ी बात यह है, जब ऑलरेडी कचरा पड़ा होगा तो उसको देख करके लोग और कचरा फेंकते हैं, तो उसकी जवाबदेही के पास है। जेडीए के अधिकारी बिल्कुल चुप हैं, नगर निगम के कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग अथॉरिटी है, उनके अंडर प्रीमिसेस है और उन्होंने ही साफ सफाई रख रखाव करना है।
लेकिन कहीं ना कहीं दायित्व नगर निगम का भी बनता है। अगर जेटी सफाई नहीं करवा पा रहा है तो कुछ ना कुछ जेएमसी को भी अपनी तरफ से यहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंतर्गत ये इलाका आता है, तो शहर का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यहीं से बिल्कुल पास कई बड़े बड़े अस्पताल हैं, कई बड़ी मार्केट्स हैं, श्री रघुनाथ जी टेम्पल है, और बस स्टैंड से जब यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान यहाँ जाने के लिए लोग आते हैं, तो यकीनन ये छवि बहुत ज्यादा जम्मू की तस्वीर खराब करती है। और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तय करनी होगी। लोगों का ये कहना है कि कहीं कहीं हफ्ते बीत जाते हैं, सफाई नहीं होती है, तो पैसे यहाँ पर लिए जाते हैं, आखिरकार वो जाते कहाँ, किस काम आते हैं, ये सवाल हमेशा उठते रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, उसको ना ही कोई गार्बेज कलेक्ट करने के लिए है, ना ही यहाँ पर झाड़ू सफाई करने के लिए है। इसका खामियाजा यहाँ पर वो लोग करते हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, या फिर जिन लोगों यहाँ से बसेज लेनी होती हैं। मोरओवर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की इतना जो खस्ता हाल स्थिति है, इसके लिए प्रशासन ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। लेकिन जब उनकी रख रखाव और साफ सफाई ही नहीं हो तो लोग भी किसको बोलें और लोग भी किसको ही कहें। तो ओवरऑल ये आज की रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, खासतौर पे अधिकारियों के लिए, कि वो देखें और कम से कम इस प्रीमिसेस को साफ तो करें। क्योंकि हम रेलवे स्टेशन देखें, वो बहुत अच्छा रेनोवेट हो रहा है, बन रहा है, वहाँ साफ सफाई भी है, एयरपोर्ट की साफ सफाई है, लेकिन बस स्टैंड की ऐसी हालत क्यों है, ये जवाबदेही ये कहीं ना कहीं जेटी की भी है और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं या फिर विधायक हैं उनकी भी। जी बिल्कुल ठीक है, ख्वाहिश आप बने रही हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू साउथ के अंदर आने वाले राजीव नगर, जिसे ड्रग हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, पुलिस ने आज कुछ मामलों में दोषी तस्करों की जायदाद तोड़ने की मुहिम शुरू की है। कार्रवाई के लिए एसपी साउथ अजय शर्मा के साथ कई अफसरान मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है पुलिस जल्द राजीव नगर को नशा मुक्त इलाका बनाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए की जा रही कार्रवाई बिल्कुल सही है और पुलिस का पूरा तरीके से साथ देते रहेंगे। The message will be sent loud and clear to each and every person. Whosoever is involved, Lieutenant Governor Mursal has already made it clear that फिर से बता जानकारी के लिए ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ख्वाहिश, नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो शिकंजा है पुलिस का उन पर कसा जा रहा है। इस बीच दोबारा से एक बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही हैं और इसके अलावा क्या एडवाइजरी अब आगे के लिए जारी की गई है? बिल्कुल सदर, मैं आपको बता दूं कि जम्मू ही कुछ ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर कासिम नगर हो गया, राजीव नगर हो गया, ये ड्रग्स हॉटस्पॉट माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो कि नशे के सामग्री से जुड़े हुए या नशा तस्करी में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। मल्टीपल केसेस बड़े सारे लोगों में चल रहे हैं। उससे पहले भी इस इलाके में कई प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की गई हैं, उसके बाद भी नशा तस्कर किसी भी तरह से रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जम्मू पुलिस ने, खासतौर पर साउथ जम्मू पुलिस ने यहाँ पर आज से कार्रवाई की है। खुद एसपी साउथ, उसके अलावा कई एसडीपीओ जो 23 थानों के जो एसएचओज हैं, जहाँ जिनके थानों में यहाँ से रिलेटेड जो केसेस हैं, जिन लोगों के खिलाफ, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे और जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिसमेंटल किया गया। पहले तो क्योंकि ये बहुत संकरा इलाका है, यहाँ पर जेसीबी नहीं घुस सकती, तो इस कारण यहाँ पर अधिकारियों ने ये एडवाइस किया कि यहाँ पर हाथों से ही इनके जो स्ट्रक्चर है उन्हें डिमॉलिश करने होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़े लंबे वक्त से नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नशा सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौतें हो गई, कई घर उजड़ गए। ऐसे में जो लोग घर उजाड़ते हैं तो वो घरों में कैसे रह सकते हैं? उनकी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल या फिर आप कह सकते हैं कि समीदोष करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि खुद यहाँ पर लोगों को लगाया गया, जिन्होंने बाद में यहाँ पर छतों को तोड़ना, घरों को तोड़ना शुरू किया हाथों से ही। हालांकि कुछ इक्विपमेंट जरूर इस्तेमाल हुए, हालांकि जो काम जेसीबी कर सकती थी वो हाथों से करने में वक्त लगता है। लेकिन ये पूरी निगरानी यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं उनके मौजूदगी में और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में, कि किसी भी तरह कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, इसको देखते हुए किया गया। मोरओवर लोगों ने इसका समर्थन किया और लोगों ने कहा कि राजीव नगर जो आज के समय में ड्रग हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे बड़े सारे लोग, आप कह सकते हैं कि एनडीपीएस के मामलों में वो उनपे केसेस चल रहे हैं और लगातार यहाँ से क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर पुलिस यहाँ पे कोई भी कार्रवाई करती है तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि
आने वाले समय में या फिर कुछ समय बाद जो राजीव नगर इलाका है ये ड्रग हॉटस्पॉट नहीं रहेगा, ये इलाका कुछ शांत रहेगा। बड़ी बात यह है बड़े सारे वो लोग रहते हैं जो माइग्रेटेड लोग हैं अलग अलग राज्यों के, वो यहाँ पे रहते हैं और इसमें ज्यादातर लोग जो है वो कई सारे क्रिमिनल क्राइम केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में चाहे वो नशा तस्करी हो, चोरी चकारी हो या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज के मामले हो, ऐसे लोगों पे यहाँ पर लगातार शिकंजा पुलिस जो है वो चलाती रहती है। और बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ड्रग क्रिमिनल्स हैं उसमें महिलाएं भी बड़ी ज्यादा नंबर में है, तो उनकी प्रॉपर्टीज पर जो है अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। यकीनन उनके घर कब्जा विरोध कर रहे हैं जो कि जम्मू का यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं, यहाँ पे नशा जो है फैला रहे हैं। जी बिल्कुल। ख्वाहिश साथ ये भी जानना चाहेंगे जम्मू के इस वक्त ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां खासतौर पर नशा तस्कर इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं और नशा तस्करी वहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम पिछले कई दिनों से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। नशा मुक्त करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो मामले हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सदफ, अगर हम बात करें ये राजीव नगर है, काशिफ नगर, ये इलाके हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा जम्मू के आउटस्पोर्ट्स में कृष्णा, आरएसपुरा सटे हुए इलाके ये हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें कि कुछ रामनगर के रामगढ़ के साथ भी लगते हुए इलाके हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के साथ जुड़ते हैं। तो वहां पर भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम देखते हैं कि ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स केसेस में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। कई सारे बड़े नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज को पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो सांबा हो या जम्मू हो, वहां पे अटैच किया है, उनको गिरफ्तार भी किया और कई दफा पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम में जो है पुलिस पे हमले भी हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस भारी सुरक्षा बल के तहत जो है कार्रवाई करती है। हालांकि जो राजीव नगर, काशिफ नगर के इलाके हैं ये रिहायशी इलाके हैं, बड़े कंजेस्टेड एरिया हैं, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर हम जम्मू के दूसरे इलाकों की बात करें, जैसे मैंने कृष्णा की बात की या फिर आरएसपुरा सटे हुए या फिर रामगढ़ सांबा के सटे बड़ी ब्राह्मणा के इलाके हैं, वहां पर गुजर कम्युनिटी के लोग जो है कई दफा देखा गया है कि वो ड्रग्स से जुड़े हुए इस तरह के मामलों में जो है वो आरोपी बनते हैं और पुलिस उसको गिरफ्तारी भी करती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करती है। कई दफा वहां पे अटैक भी हुए हैं। लेकिन मोरोवर किसी भी तरह का एनडीपीएस केस को सुलझाने के लिए या फिर कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब प्रॉपर्टी अटैच करने की बारी आती है तो पुलिस भारी भरकम पुलिस बल अपने साथ लेके जाती है और उसमें अधिकारी भी रहते हैं। तो कोशिश यही है जम्मू से नशा कम किया जाए, नशा क्योंकि जो सरहद पार से आ रहा है उस पर भी कंट्रोल पाया जा सके और मोरोवर यहाँ की जो यंग जनरेशन है उसको नशे से दूर रखा जाए। इसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है और ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल्स पर लगातार उन पर जो है कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर भी आ रही है। जी सदम। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं पुलवामा जिले के मकामी लोगों का कहना है कि अगर एसडीएच काकपोरा पर काम की रफ्तार ऐसी रही तो इसे पूरा करने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। 18.75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रही है एसडीएच काकपोरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काकपोरा तहसील और इसके आसपास के लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने के मकसद से सरकार ने 2018 में इस अस्पताल का काम शुरू करवाया था। प्रोजेक्ट का सिविल हिस्सा तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन मैकेनिकल काम अभी भी अधूरा है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दें ताकि तकरीबन 60 गांव के लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज मिल सके। साल 2025 में अफसरान ने 30 लाख रुपए जारी किए जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए, लेकिन फंड की धीमी मंजूरी की वजह से प्रोजेक्ट की गति बेहद धीमी बनी हुई है। अब इलाके के लोग अफसरान से अपील कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए ताकि प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए भारी पैसे का इस्तेमाल हो सके। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू ने जेर तामीर एसडीएच काकपोरा का दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि अस्पताल कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? एसडीएच की तामीर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लंबा वक्त इससे बीत चुका है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम जिला पुलवामा के तहसील काकापोरा की बात करें तो वहां के लोगों को और जो आसपास के इलाके हैं करीबन 60 गांव पर मुश्तमिल तहसील है, तो उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए जो है सरकार की जानिब से कोशिशें की। एसडीएच पर जो है काम शुरू किया गया साल 2018 में, लेकिन अभी साल 2025 है और जो डेडलाइन उस प्रोजेक्ट की थी वो भी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी तक जो है एसडीएच को फंक्शनल नहीं बनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं पे इलाके के लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा तशवीश में है। क्योंकि अगर इलाके की बात करें तो इलाके में अगर पीएससी फंक्शनल है, लेकिन वो जो है पूरी तरह से कैटर नहीं कर पा रही है, क्योंकि 60 गांव के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम करना, एक पीएससी जो है वहां पे कहीं ना कहीं पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां पे प्रेजेंट है उन्हें भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ रही है। तो उसी चीज को देखते हुए अगरचे सरकार की जानिब से करीबन 19 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है वो मंजूरी उसको मिली थी और उस पर काम जो है वो भी
शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक खाली जो सिविल पोर्शन है, करीबन सिविल पोर्शन उस एसडीएच का पूरी तरह से मुकम्मल है, लेकिन मैकेनिकल या फिर जो इलेक्ट्रिक अभी कुछ जो है वो पेंडिंग है, जिससे कहीं ना कहीं इलाके के लोग जो है वो परेशान है। वो सरकार से लगातार पिछले कई सालों से गुजारिश करते आ रहे हैं कि इस एसडीएच को जो है जल्द से जल्द फंक्शनल बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है बेहतर तिब्बी सहूलियत इलाके के अंदर ही मिले। लेकिन अभी तक जो है सरकार इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाने में कहीं पे काम रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि अभी अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जो पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर की सरकार, जो उमर अब्दुल्ला लेड सरकार है, तो कहीं ना कहीं पे ये प्रोजेक्ट जो है इन दोनों के बीच फंस गया है, जिसकी वजह से अभी तक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अब इलाके के लोग जो है एक बार फिर से अथॉरिटीज और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट पे करीबन 19 करोड़ का पैसा जो है वो खर्च किया गया, तो कहीं ना कहीं पे जो इसका मेन पर्पस था वो पूरा होना चाहिए और ये जल्द से जल्द फंक्शनल होना चाहिए, ताकि इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियत जो है वो फराहम हो। जी बिल्कुल फरहान, इसी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयटू की बात करें तो उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर अद्यमा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसका काम पूरा किया जाएगा और इस पर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ज़मीनी सतह पर इसका काम फिर से दोबारा शुरू होगा और जल्द ही ये लोगों को वक्फ किया जाएगा, या फिर मकामी लोगों की तरफ से इसे लेकर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको जैसे मैंने अभी भी बताया कि लोग पिछले कई सालों से इस एसडीएच को फंक्शनल बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो उसी डिमांड को लेकर जो है जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयटू जो है वो कुछ महीने पहले इस एसडीएच का दौरा कर चुकी है और लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया था कि कुछ महीनों में ही जो है एसडीएच को फंक्शनल बनाया जाएगा। लेकिन तब से भी करीबन 5 महीने गुजर गए, अभी तक जो है एसडीएच को फंक्शनल नहीं बनाया गया, मैकेनिकल पोर्शन को जो है पूरा नहीं किया गया। तक कहीं ना कहीं पे लोग जो है इस से नाराज है और लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो अवामी सरकार यहाँ पे बनी हुई है उन्हें इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट दिया था, ताकि लोगों के जो मसलो मसाइल है उनको हल किया जाए, या फिर जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो पूरी तरह से तैयार होकर आवाम के नाम वक्फ किए जाए। लेकिन अभी तक जो है जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, वो जमीनी सतह पे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जो लोग हैं वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि या तो इस एसडीएच पर काम बंद किया जाए या फिर इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्फ किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं गांधरबल में कंगन के एमएलए मियां मेहर अली ने सोनमर्ग के विंटर फेस्टिवल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल का ये बड़ा इवेंट सतीश शर्मा ने मुनज़्ज़म किया और वो कामयाबी की मिसाल बना। इस बार की तैयारियों पर बोलते हुए एमएलए ने कहा कि हुकूमत हर मोर्चे पर मुकम्मल तैयार है, पानी, बिजली और दीगर ज़रूरी सहूलतें सब मुहैया हैं, कोई कमी नहीं है, बस बर्फबारी का ही इंतज़ार है जो जल्द ही पूरा होगा। उम्मीद है कि ये सीज़न पिछली दफ़ा से भी बेहतर होगा। मियां मेहर अली ने बताया कि पिछली रिव्यू मीटिंग में उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि सारे इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए जाएं। सोनमर्ग एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने को तैयार है। देखो, लास्ट से पहले साल सोनमर्ग ऑफिशियली खुला रहा था, जिसको ऑफिशियली कहते हैं क्योंकि टनल स्टार्ट हो गया था तो लोगों की आने जाने की जो मूवमेंट थी वो ऑफिशियली खुली रही थी। और लास्ट ईयर भी सोनमर्ग में विंटर फेस्टिवल हुआ था, वो सतीश शर्मा साहब ने करवाया था। मेरी उनसे 2-4 बार बात हुई, वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस साल अब गवर्नमेंट जो है वो सारे तरीक़ों से प्रिपेयर है, चाहे पानी है, चाहे पावर है, चाहे सड़क है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसमें कमी अभी तक है नहीं है। अब ये है कि बर्फ़ होनी चाहिए, तो बर्फ़ होगी तो जो लास्ट ईयर का जो विंटर फेस्टिवल था इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उससे ज़्यादा बेटर होगा। हम सब की यही कोशिश है अब बर्फ़ हो। मैंने बल्कि पिछली बार जब रिव्यू था मैंने सीएम साहब से बात की थी, तो उस मीटिंग में उन्होंने भी ये कहा था कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और डीसी साहब ने कहा था जी हम तैयार हैं। उसके बाद असेंबली में भी सवाल उठाया था, डिवकम साहब भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। सोनमर्ग में अच्छे से अच्छा विंटर होगा, बस खाली बर्फ़ होनी चाहिए। अब ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए सबा हमारे साथ जुड़ गई है। सबा, सोनमर्ग को एक बार फिर से गुलजार करने की तैयारियां शुरू हो गई है, किस तरह की सहूलतों का इंतजाम इस बार किया जा रहा है, कब तक बर्फबारी को लेकर उम्मीद जताई गई है? जी देखिए, बिल्कुल सोनमर्ग न सिर्फ गांधरबल का बल्कि पूरे कश्मीर का एक मशहूर सयाहती मकाम है और हम देखते हैं कि हर सीज़न में हमें वहाँ पे टूरिस्ट की खासी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलती है।
और अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं तो विंटर सीजन में खासतौर पर सोनमर्ग टूरिस्ट के लिए बंद रहता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से उसे टूरिस्ट के लिए खोला जा रहा है। और जब पिछले साल जेड मोर टनल का इफ्तिताह जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया था, उसके बाद से रोड कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हुई और लास्ट ईयर हमने देखा कि एक अच्छी खासी भीड़ जो है, हमें तादाद जो है टूरिस्ट की वो वहाँ पर नए साल के मौके पे देखने के लिए मिली थी। अब इस हवाले से इस साल भी तमाम तर तैयारियां जो है वो की जा रही है और मुमकिन है कि इस बार भी एक अच्छी खासी तादाद जो है टूरिस्ट की वो हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगी। और इसी हवाले से कंगन के जो एमएलए है मियां मेहर अली वो बात करते हुए भी नजर आए कि विंटर फेस्टिवल जो इस बार वहां पर होना है उसको लेकर तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। नए साल के मौके पर वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा जिसमें तवक्का है कि एक बड़ी तादाद हमें टूरिस्ट की ये मिलेगी। साथ ही में अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं जिनका इफ्तिताह पिछले साल ही हुआ था, जिसमें आइस स्केटिंग है, स्कीइंग कोर्सेज है, तो वो तमाम तर चीजें भी इस बार हमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी ये सब चीजें तब मुमकिन हो पाएंगी जब बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। अभी फिलहाल मौसम कई अरसे से खुश्क बना हुआ है, ड्राई स्पेल हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी लोगों को भी और यहाँ पर आ रहे टूरिस्ट को भी इंतजार है कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो। वहीं अगर हम बात करें कि मौसम महकमे की जानिब से जो पेशन गोई की गई है, उन्होंने कहा है कि एक माइनर सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द वैली 13 से लेकर 15 दिसंबर तक, उसके बाद 17 और 18 को फिर से और 20 और 21 को फिर से। लेकिन कोई मेजर स्नोफॉल की एक्टिविटी जो है उसकी प्रेडिक्शंस फिलहाल नहीं है। और अभी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि नए साल के मौके पर, क्योंकि जनवरी एक ऐसा महीना है जिससे हमें ज्यादा बर्फबारी देखने के लिए मिलती है, चिल्लेकलान भी शुरू हो जाता है और जो बर्फबारी इस वक्त होती है वो ज्यादा समय तक रहती भी है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो रहता है, बर्फबारी का सिलसिला कब शुरू होता है, ताकि तमाम तर विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी एक्टिविटीज सोनमर्ग में होनी है वो सब मुमकिन हो पाए। जी सदा सब जाहिर है फेस्टिवल को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, एमएलए की तरफ से भी तमाम जानकारी फराहम की गई है। लेकिन इस बार हम सयाहों की आमद की बात करें तो किस तरह की उम्मीद की जा रही है, कितनी तादाद इस बार देखने को मिल सकती है, पिछली बार कितनी तादाद देखने को मिली, क्योंकि एमएलए ने कहा है पिछले सीजन से भी बेहतर इस बार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल वहां पर हमें टूरिस्ट की एक खासा तादाद जो है वो देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस साल जिस तरीके के हालात हमें देखने के लिए मिले और खास तौर पर टूरिज्म सेक्टर पे जिस तरीके के असरात हमें देखने के लिए मिले, यकीनन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से अब जैसे ही विंटर सीजन की शुरुआत हुई है तो टूरिस्ट ने फिर से यहाँ आने का रुख किया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम सयाहती मकामात जो है, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या दीगर मकामात, वहां पर हमें अब खासा तादाद जो है टूरिस्ट की देखने के लिए मिल रही है। अभी आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि नए साल के मौके पर जब यहाँ पर विंटर फेस्टिवल होता है, विंटर स्पोर्ट्स का आगाज होता है, तो कितनी तादाद यहाँ पे टूरिस्ट की पहुंचेगी। तवक्का की जा रही है कि इस साल विंटर में भी यहाँ पर एक खासा तादाद हमें टूरिस्ट की देखने के लिए मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि इस साल विंटर में हमें यहाँ पर टूरिस्ट की कितनी तादाद देखने के लिए मिल सकती है। जी सर, ठीक है, सब बात आवाज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में कई तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और इन्हें आवाम के नाम वक्फ कर दिया है। इन प्रोजेक्ट का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और दुनिया भर में मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में सियाहत को फ़रोग देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के सियाती नक्शे पर एक अहम मुकाम रखता है और ऐसे इक़दाम से सयाहों के लिए सहूलियात में इजाफा होगा, साथ ही मकामी आबादी के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुतवाज़िन और पायदार तरक्की के लिए पूरी तरह पुरज़्म है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अपग्रेड की गई सहूलियात न सिर्फ सयाहों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगी, बल्कि पूरे इलाके की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगी। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अफसरान और लीडरान के साथ लोगों ने भी शिरकत की है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, गुलमर्ग में कई तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं?
बिल्कुल सदर, आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग का दौरा किया, तो काफ़ी वहाँ पर जो तरक्याती काम थे जिनको पहले से यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन लेड गई थी कुछ समय पहले, तो उस हवाले से आज वहाँ पर उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। सबसे पहले वो यहाँ पर जो गंडोला का फर्स्ट फेज कोंगडोरी है, वहाँ पर उन्होंने एक स्की ड्रैग लिफ्ट जो एशिया का लार्जेस्ट स्की ड्रैग लिफ्ट है उसकी इनॉग्रेशन की। तो फिर उन्होंने वहाँ पर दूसरा जो है वाटर कंजर्वेटिव बॉडीज का एक पॉन्ड है उसकी इफ्तिताह की, और फिर उसके बाद वो अपर वट के जो पहाड़ी है वहां पर गए सेकंड फेज गंडोला में, वहां पर एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट जो है वहां पर उसकी इफ्तिताह कर दी गई है। इस रेस्टोरेंट का वो बनाने का खास मकसद था क्योंकि जितने भी यहाँ पर सयाह आते हैं वो गुलमर्ग का रुख करते हैं और वो अपर वर्ल्ड की पहाड़ी पे जाते हैं, तो उनको वहां पर खाने पीने की जो चीजों में वो दिक्कत होती थी वो नहीं मिल पाती, तो उस हवाले से इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। और फिर यहाँ पर काफी अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग आएंगे जो अपर वर्ल्ड की पे उनको वहां पर बिल्कुल जो कॉफी है या खाने पीने की चीजें हैं वो वहां पर मैसर होंगी। तो आज जो यूटी के सीएम मोहम्मद है उन्होंने यहाँ पर आज गुलमर्ग में 3-4 जो है तरक्याती काम उनका यहाँ पर किया। फिर उसके बाद वो कन्वेंशन सेंटर गए, कन्वेंशन सेंटर में वहां पर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया तो जो थी उनके साथ एक मीटिंग थी, वो उनके साथ यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहां पर बातचीत हुई। तो इस हवाले से अगर हम बात करें काफी जो स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स गुलमर्ग में काम करते हैं वो उनके साथ मिले, उन्होंने उनके साथ बात की। तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर गुलमर्ग में जो यहाँ पर सयाहों की तादाद आहिस्ता बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर अगर बर्फबारी होगी तो उस हवाले से सीएम ने कहा कि हम इन कांटेक्ट जो है हम काफी टूर ऑपरेटर्स के साथ बाकी स्टेट्स के इन कांटेक्ट है, जैसे ही वो सब बर्फबारी का वेट कर रहे हैं तो काफी टूरिज्म का यहाँ पर आना बताया जा रहा है। अगर विंटर्स में अब बर्फबारी होगी तो टूरिज्म काफी बढ़ेगा। तो इस हवाले से जितने भी यहाँ पर तरक्याती काम है उनका इब्तिदा किया गया और यहाँ पर लोकल स्टेक होल्डर से वो भी काफी खुश हो गई क्योंकि जितने भी आप सयाह आएंगे उनको अब अच्छी यहाँ पर सहूलियत जो है वो दस्तियाब होंगे। तो फिलहाल अगर हम आज बात करें तो गुलमर्ग के जो सीएम आए थे उनके हमरा यहाँ पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, एमएलए जडीबल जो तनवीर सादिक है वो थे, नासिर असलमानी एडवाइजर टू सीएम वो उनके साथ मौजूद थे और डायरेक्टर टूरिज्म सीईओ गुलमर्ग वो भी उनके साथ, और बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के अफसरान है वो भी उनके साथ मौजूद थे। और इन कामों का आज यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो है इनॉग्रेशन की गई और लोग काफी खुश दिखाई दे क्योंकि अगर जो ये काम हुए है स्की ड्रैग लिफ्ट है वो एक अहम जरूरी वहां पर था और रेस्टोरेंट जो वहां पर अपर वर्ल्ड के जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे रेस्टोरेंट बनाया गया, ये एशिया का पहला रेस्टोरेंट जो इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे बनाया गया है, तो इस हवाले से यहाँ पर टूरिस्ट को काफी अच्छी सुविधा मिल सकती है। जी सर बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अगर मकामी लोग और नौजवानों की बात करें तो उनकी तरफ से इस फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? तमाम जो तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है क्योंकि इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इसी के साथ रोजगार भी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। बिल्कुल, जितने भी आज कामों को यहाँ पर इफ्तिताह हुआ, अगर इस हवाले से हम बात करें टूरिज्म इस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो टूरिज्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो स्कीयर्स हो यहाँ पर या स्लेज वाले हो या होटलियर्स हो, तो सबका यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा। तो काफी यहाँ पर खुश दिखाई दी। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो यहाँ पर मीटिंग में थे तो उन्होंने यहाँ पर इस काम के सराहना की। यहाँ पर उमर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर ये काम है अब जो जब ये स्टार्ट होंगे तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वो यहाँ से मैसेज देंगे कि अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर गुलमर्ग में होंगी क्योंकि गुलमर्ग पहले से ही जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया करार दिया है, तो उस हवाले से जितने भी यहाँ पर अगर अब मौसम में बदलाव आएगा, बर्फबारी होगी तो उस हवाले से काफी टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा। और जितने भी ये तरक्याती काम आज इनको जो इब्तिदा किया गया है इस हवाले से काफी टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको अच्छी यहाँ पर सुविधा जो है वो मिलेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। वो यहाँ से जाके ये मैसेज देगी गुलमर्ग जो है ये सच में जो विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हर किस्म की जो टूरिस्ट के लिए सुविधा है वो उपलब्ध है। तो उस हवाले से यहाँ पर काफी जो स्टेक होल्डर्स है वो काफी खुश दिखाई दिए, लोकल लोग खुश दिखाई दे। तो काफी सारे लोग जो है या स्टेक होल्डर से करीबन 60,000 यूथ जो है वो टूरिज्म के कारोबार में गुलमर्ग में जुड़े हुए। तो उस वाले से उनके लिए ये बहुत काफी अच्छी खुशी की बात है कि उनका कारोबार बढ़ेगा क्योंकि लास्ट जो 8 महीने हैं, लास्ट 8 मंथ से जहां पर यहाँ पर जो है उनका कारोबार जो है वो काफी कम था। यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिज्म बढ़ रहा है तो उस हवाले से अब ये यहाँ के स्टेक होल्डर्स के लिए काफी अच्छी खुशी की बात है कि अब इन चीजों से यहाँ पर टूरिज्म और बढ़ेगा और उनके कारोबार में इजाफा होगा। जी सदफ। जी बिल्कुल ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं ट्रैफिक पुलिस रूरल जम्मू ने जिला राजौरी के कड़ी बुल्हाड़ इलाके की पहाड़ी और खतरनाक सड़कों पर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में हो रही हद से ज्यादा ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बेगुनाह मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने वाले ड्राइवरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने 5 FIR दर्ज की हैं। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई सेक्टर ऑफिसर कड़ी बुल्हाड़ की जानिब से की गई है। जायजा के दौरान पाया गया कि कई गाड़ी तयशुदा कैपेसिटी से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा रही थी। कार्रवाई की जद में आने वाली गाड़ियों में 2 मिनी बस और 3 टाटा मैजिक शामिल
शामिल हैं, जिनमें 5 से लेकर 24 तक सवारियां बिठाई गई थी। पहाड़ी रास्तों पर ये अमल इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। इसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और कई गाड़ियों का चालान किया है। इसे लेकर एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक केसर ने तमाम ट्रांसपोर्टरों को सख्त हिदायत दी है कि वो ऐसे खतरनाक अमल से फौरी तौर पर बाज आएं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट बल्कि इंसानी जान को खतरे में डालने से जुड़े कानून सरगर्मी के तहत भी सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी ट्रैफिक ने आवाम से अपील की है कि वो चौकन्ने रहें और इस तरह की खिलाफ वर्जियों की फौरी इत्तला पुलिस को दें ताकि किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। पुलिस रूरल जम्मू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है राजौरी, पुंछ और जम्मू संभाग के बाकी जिलों के अंदर भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि कंडी बुद्धल इलाका जो राजौरी के अंदर आता है, यहाँ पे कल शाम को 5 गाड़ियों के खिलाफ कंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई हैं, क्योंकि इन 5 गाड़ियों के ड्राइवर्स द्वारा ओवरलोडिंग की जा रही थी, जिनमें 2 मेटाडोरें शामिल हैं और 3 इनमें टाटा मैजिक शामिल है। एक मिनी बस के अंदर 24 और दूसरी मिनी बस के अंदर 15 सवारियां ओवरलोड थी। इनके अलावा जो 3 टाटा मैजिक ऑटो हैं उनमें एक में 6, एक में 5 और एक में 6 जो है सवारियां इनमें ओवरलोड देखने को मिली, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनके खिलाफ कंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। अब न सिर्फ चालान होंगे बल्कि एफआईआर भी होंगी ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ और इन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। तो एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर की तरफ से भी कड़े निर्देश जो है तमाम गाड़ियों के मालिकान को जारी किए गए हैं और इनके ड्राइवर्स को कि अगर आप लोग ओवरलोडिंग करते हैं तो आप लोग जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की नालायकी की वजह से, आप लोगों के ओवरलोडिंग करने की वजह से जब हादसे होते हैं तो कई लोग इसमें अपनी जानों को गंवा चुके हैं। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से ZJKL के लिए मैं अंकित केसर। इस बीच आपको बता दें कि लगातार इस मामलों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जहां ओवरलोडिंग और मनमानी ड्राइविंग पर सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है। रूरल जम्मू पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि चेकिंग के दौरान कई गाड़ियां मिली जहां ओवरलोडिंग की गई थी। मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने के कानूनों के तहत भी इस पर एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही लोगों से भी पुलिस ने ताउन की अपील की है। लोगों को बेहतर और सेफ सफर फराहम करने के मकसद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तमाम मकामात पर एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मकामी लोगों के लिए भी एडवाइजरी है, साथ ही साथ उन्हें पुलिस से ताउन करने की भी अपील की गई है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी देखने को मिल रही है और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उन पर किस तरह की सख्त कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी? जी देखिए, ट्रैफिक रूरल जम्मू की तरफ से इन दिनों में हमारे राजौरी पुंछ के अंदर काफी ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। और अगर हम राजौरी पुंछ स्पीड पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो कंटिन्यूसली जो गाड़ियां ओवरलोडेड रहती हैं, जो ड्राइवर ज्यादा ओवरलोडिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये खदशात रहते हैं हादसे के, तो इसी मुहिम को आगे जोड़ते हुए कंडी बुद्धल इलाके में कल भी 5 ड्राइवर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। उसके साथ साथ इन्हें बुक भी किया गया है। और आपको बता दें कि एक जो मिनी बस होती है, जो मेटाडोर, उनके अंदर 24 से 25 लोग ओवरलोड होते हैं। जहां 20 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, वहां पे 25 एक्स्ट्रा लोग उसमें बिठाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ टाटा मैजिक, छोटे ऑटो वगैरह, इनको भी जो है चालान किया गया। और एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक केसर की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी ड्राइवर चंद पैसों के लिए इस तरह के काम करते हैं और लोगों की जिंदगियां जिससे खतरे में रहती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये मुहिम पिछले 1 महीने से ही बड़ी ही तेज होती हुई नजर आ रही है। इतने लोगों की जानें आतंकवाद की वजह से नहीं गई जितने लोगों की जिंदगी जो है हर रोज हादसों में चली जाती हैं। राजौरी पुंछ ऑलरेडी यहाँ पे सड़कों की हालत भी खराब है, पहाड़ी क्षेत्र है, और उसके साथ साथ इस तरह के हादसे जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह है तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग और इसके साथ साथ खराब सड़कें तो उनके ऊपर काम चल ही रहा है, लेकिन ओवरलोडिंग ज्यादा रहती है। सिंगल टायर की गाड़ियां यहाँ पे चलाई जाती है, जबकि यहाँ पे डबल टायर्स वाली गाड़ियां जो है वो अलो है। 4 टायर वाली मेटाडोर जो है उनके ऊपर बैन है, फिर भी वो यहाँ पे चलती हैं, जबकि यहाँ पे 6 टायर वाली जो मेटाडोर्स है उन्हें यहाँ पे चलाने के जो ऑर्डर्स वो है
दिए गए हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। पहले सिर्फ चलानी की जाती थी, लेकिन अब FIR भी हो रही है ड्राइवर के खिलाफ, गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ, और उन्हें जेल में भी भेजा जा रहा है। तो ये मुहिम जो है कंटिन्यूसली चल रही है ताकि रजौरी पुंछ के इन इलाकों में जो हादसे हैं उनमें कमी आए, यहाँ पे जो रैश ड्राइविंग हो रही है उनके ऊपर जो है कमी लाई जा सके। जी बिल्कुल, ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियम में दहशतगर्दों से मुतासरीन को सरकारी नौकरी के तकर्रुरी नामे सौंपे हैं। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया दहशतगर्दी से मुतासर परिवारों को हमेशा इंसाफ देगी। प्रोग्राम में कश्मीर डिवीजन के 39 परिवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन के 41 परिवारों के साथ कुल 80 परिवारों को सरकारी नौकरी का फायदा मिलेगा। एलजी ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए नौगाम ब्लास्ट से मुतासर 9 परिवारों को कल अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक 200 से ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर परिवारों के मेंबरान को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने मुतासिर परिवारों के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। मैं सभी टेरर विक्टिम्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम्स सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एलजी इंतजामिया ने जम्मू में खास प्रोग्राम के दौरान मुतासिर परिवारों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। इस कदम ने उन परिवारों में नई उम्मीद और एतमाद लौटाया है जिन्होंने दहशतगर्दों की वजह से अपना परिवार खो दिया है। इसी कड़ी में राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन के रहने वाले परवीन चौधरी ने नौकरी का लेटर मिलने पर एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को कई सालों तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर आज उन्हें इंसाफ मिला है। एलजी प्रशासन की तरफ से जम्मू संभाग के तमाम ऐसे वो मिलिटेंसी विक्टिम लोग जो पिछले कई सालों से इस इंतज़ार में थे कि उनकी नौकरी लगेगी, क्योंकि उन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। आतंकी गतिविधियों के दौरान इन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया और लगभग पिछले 10-10, 15-15 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उन्हें यहाँ की सरकारों की तरफ से कोई माली इमदाद मिले, उन्हें नौकरियाँ दी जाएंगी, उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जॉइनिंग ऑर्डर्स दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने उन लोगों के दर्द को नहीं समझा। खैर, देर आए दुरुस्त आए, एलजी प्रशासन ने एक बहुत बड़ी पहल की है और जितने भी जम्मू संभाग के अंदर जो लोग मिलिटेंसी विक्टिम थे, मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग थे, उन्हें जॉइनिंग ऑर्डर्स जो है उनके हाथों में थमाए। मेरे साथ उन्हीं फैमिलीज़ में से एक शख्स है जिसे जॉइनिंग ऑर्डर जो है कल एलजी महोदय द्वारा दिया गया है, एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा द्वारा दिया गया है, और ये नौशेरा के रहने वाले हैं और पूरी क्या है डिटेल इन्हीं से बात करेंगे कि क्या हुआ था इनके परिवार के साथ। सर, क्या नाम है आपका? परवीन चौधरी। कहाँ रहते हैं आप? सर, गांव डींग, तहसील नौशेरा, डिस्ट्रिक्ट रजौरी। ये जो आपको जॉइनिंग ऑर्डर मिला है, आज आप कितना खुश हैं? पिछले काफ़ी सालों से आप लोग काफ़ी जदोजहद कर रहे थे नौकरी पाने के लिए एसआरओ के तहत, लेकिन बीच में जो भी वजह रही, लेकिन खैर अब जो है आपके हाथों में जॉइनिंग ऑर्डर आ चुका है। आज कितना खुश हैं आप? सर, बहुत खुश हैं सर। हमें सर जॉइनिंग ऑर्डर मिला है। सर, एलजी साहब का हम सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी दर्द को सहा और सुना उन्होंने। तो सर, हम सर एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या हुआ था आपके परिवार के अंदर? सर, मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, आर्मी में पोर्टर थे, वो सामान लेके जा रहे थे उधर फॉरवर्ड पोस्ट में और उनको उधर से गोली आया और सर उनकी सर अनस्पॉट सर डेथ हो गई। ये कब की बात है, कितने साल पहले? सर 26/12/2018। अच्छा। मैं सर हैंडीकैप हूँ सर। हैंडीकैप हूँ सर।
एक हाथ से तो सर ना सर मजदूरी हो सकती, तो ना ही सर घर का गुजारा चल सकता, तो ना मैं सर और कोई सर काम कर सकता। मैं सर कल का इतना खुश हूँ कि मुझे सर जॉइनिंग आर्डर मिला है और मैं अपने घर का गुजारा भी चला सकता हूँ सर। यानी कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं ना इस ऑर्डर के बाद? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। तो इनके साथ इन्हीं की पंचायत के, ये फॉर्मर सरपंच है इनकी पंचायत के, इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि हमारी इनसे पहले बात हुई, पिछले 7 सालों से ये इनके साथ जो है जदोजहद कर रहे थे इस परिवार को इंसाफ दिलाने में, और एलजी प्रशासन ने इन लोगों के दर्द को समझा, इन लोगों की पीड़ा को समझा, और आज इन लोगों के हाथ में जॉइनिंग ऑर्डर है। और ये भाई बेचारा स्पेशल लेबल्ड है, एक हाथ इसका कटा हुआ है, ये मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और आज इसके हाथों में ये जॉइनिंग ऑर्डर है जो एलजी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। खुद एलजी मनोज सिन्हा द्वारा प्रोग्राम के दौरान इन्हें ये जॉइनिंग ऑर्डर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर इनकी नौकरी लगी है, और आज आप देख पा रहे होंगे कि ये भाई बहुत ज़्यादा खुश है। तो आपको भी मुबारक है कि आप भी इनके साथ खड़े रहे इस मुश्किल समय में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलातें इन लोगों को आई, और भी काफ़ी सारे लोगों को जॉइनिंग ऑर्डर्स मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एलजी मनोज सिन्हा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारी पिछले 75 सालों में सरकारें बहुत रही हैं, लेकिन किसी ने इन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे कि कल एलजी साहब ने बताया कि नौकरियां दी जाती थी SRO 43 के माध्यम से, पहले भी दी जाती थी, लेकिन वो किन लोगों को दी जाती थी वो मैं नहीं ज़्यादा जानता, वो एलजी साहब ने कल क्लियर कर दिया था। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 75 सालों में सरकारें बहुत आई भी और गई भी जम्मू कश्मीर में, लेकिन इन लोगों की ओर किसी ने नहीं देखा। आज एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये इनकी सुध ली, इनकी जो दर्द है उसको समझा। तो पिछले कई सालों 25-30 सालों में जो लोग अपनी जानें गंवा चुके थे, तो वो उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, और वो अभी नौकरी ये करेंगे। अभी इसको भी, जो प्रवीण है, इसको 7 साल हो गया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं पहली बार सरपंच बना था, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक परिवार का जो पोर्टर था, जो ऑन ड्यूटी पर था, उसको मिलिटेंट द्वारा गोली मार के मार दिया गया। लेकिन ये हैंडीकैप था, इनका कोई सहारा नहीं था। हमने कोशिश की, आज 7 साल, पूरे 7 साल हमने कभी जम्मू में, कभी श्रीनगर, कभी राजौरी में, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन के पास चक्कर लगाए। जो फाइलें कंप्लीट करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, इनको तो थोड़ा मालूम नहीं था, लेकिन पूरी हमने स्ट्रगल की, और आज वो जो है हम कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ का जो राजौरी का जो प्रशासन है, खासतौर पर यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने कितनी मदद की आपकी इस फाइल को आगे चलाने में? जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बनते हैं, तो किस तरह का कॉपरेशन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन का आपको मिला? जी, मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन चीज़ों की सुध ली और इनको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। तो उसके बाद जो मैंने डीसी राजौरी की जितनी भी हम तारीफ करें इतनी कम है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा जी जब से यहाँ पे डीसी का राजौरी का उन्होंने कार्यकाल संभाला हुआ है, तो हमने जो भी जितनी भी फाइलें थी, इनकी डॉक्यूमेंट की जो भी थे, पूरी फाइलें उन्होंने, पूरे प्रशासन की हम जितनी भी तारीफ करें इतनी कम है। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एलजी सरकार की, हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, हम जम्मू कश्मीर की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जीएडी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो, चाहे हमारी तहसील ऑफिस नौशहरा हो, तो ये बॉर्डर के आखिरी गांव से एलओसी का एरिया, वहाँ से के रहने वाले हैं प्रवीण चौधरी जी। आज इनकी जो नौकरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में लग चुकी है, कल एलजी साहब ने इनको ऑर्डर दिया था। तो हम तहे दिल से एलजी साहब का भी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके परिवार को आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। इन भाई साहब को एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जॉइनिंग ऑर्डर दिया गया है। इनके हाथ में आप ये जो जॉइनिंग ऑर्डर देख रहे हैं, इनकी नौकरी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में लग चुकी है, नौशहरा सब डिवीज़न के अंदर। और उस वक़्त जब इनके परिवार के अंदर इनके पिता की मौत हुई, जब आतंकियों ने गोली चलाई और इनके पिता की मौत हो गई, और उसके बाद ये परिवार जो है सड़क पर आ गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बाकी के भाई सब अलग थे, और ये अपने माँ और बाकी बहनों के साथ था। लेकिन उम्मीद थी
कि एलजी प्रशासन जो है इनके साथ इंसाफ करेगा। और बिल आखिर वो दिन आ ही गया कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा प्रोग्राम के दौरान न सिर्फ इनको बल्कि और भी कई ऐसे लोग थे जिनके हाथों में ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए अलग अलग सरकारी विभागों के। और एलजी प्रशासन की तरफ से ये कमिटमेंट है कि और भी जो लोग रह चुके हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करें, उनकी फाइलों को जो है प्रोसेस में और ज़्यादा तेज़ करें ताकि आने वाले समय में उन लोगों के भी घर के चूल्हे चलेंगे, उन लोगों के घरों में भी नौकरी आएगी। और ये लोग जो है आज एलजी और उनके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, खास तौर पर यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अभिषेक शर्मा, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज ये पर्सनली यहाँ पे रजौरी में आए थे और इन्होंने हमसे मुलाकात की और पूरी डिटेल जो है इन्होंने हमसे साझा की जो हम आप लोगों तक पहुँचा रहे थे। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।